हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 12 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है और ये थोड़ा लॉजिकल भी है। तो इसके जो सवाल हैं वो आप गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा इसको। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन 1 है जिसका हम डाटा बना रहे हैं अभी। क्वेश्चन में कहा गया है कंप्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। कहा जा रहा है दो फोर्सेस हैं, एक ग्रेविटेशनल और एक हमारे पास है इलेक्ट्रिकल। हमने करना है क्या, हमने इन दो फोर्सेस का आपस में कंपैरिजन करना है, यानी कि हमने इन दोनों का आपस में क्या निकालना है, रेशो निकालना है। ठीक है, मैथमेटिकली जब भी कहा जाएगा आपको कि दो चीजों को कंपेयर करो तो आप कैसे कंपेयर करेंगे, आप उनका रेशो निकालेंगे। तो हमने इन दोनों फोर्सेस का रेशो निकालना है। एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 ग्राम। कह रहे हैं कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए काम करना आपने कि जिसका मास इतना गिवन है 10 ग्राम। तो लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट आपके पास और उसका जो मास है वो गिवन आपके पास 10 ग्राम, और उसको कन्वर्ट करेंगे कि आप किलोग्राम के अंदर, तो हो जाएगा 0.01 किलोग्राम। चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम, और कह रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज रखा हुआ है क्यू, वो चार्ज क्यू कितना रखा है हमारे पास 20 माइक्रोकूलम। और माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, एक्सपोनेंशियल -6, यानी चार्ज कितना हो जाएगा 20 एक्सपोनेंशियल -6 कूलम। बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट। अब ये फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रही है पहले वाले के ऊपर, ये लगा कौन रहा है, कह रहे हैं इस जैसा आइडेंटिकल एक और ऑब्जेक्ट है, इस जैसा आइडेंटिकल एक और ऑब्जेक्ट है। आइडेंटिकल है यानी एक जैसा है, सेम मास का है और उस पर सेम चार्ज है। और ये जो ऑब्जेक्ट है दूसरा वाला, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। इन दोनों के बीच में गैप है, फासला है आर। हमें कितना गिवन है, वो गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। तो जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है आइडेंटिकल, ये पहले वाले पे फोर्स लगा रहा है, और आपने करना क्या है, आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में आपने ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम फोर्स का रेशियो मालूम करना है, इनको आपस में कंपेयर करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। अब क्या करना है, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो निकालना है, और रेशियो निकालने के लिए हम इनके फॉर्मूलाज को पुट करेंगे। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Gm² अपॉन r²। क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है इसलिए मैंने सिंपल क्या पुट कर दिया, m², और डिस्टेंस तो r है ही। देन नीचे हमारे पास है कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Kq² अपॉन r²। अगेन दोनों बिकॉज आइडेंटिकल है, दोनों पे सेम चार्ज है, इसलिए क्या आएगा, सिंपल q का स्क्वायर आएगा। अब आगे जो है आप देखें, r² और ये r² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचेगा, Gm² अपॉन KQ²। अब इसके अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर अपनी वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लें। G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू आपको एग्जाम के लिए याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 6.67 एक्सपोनेंशियल -11। m क्या है, उन ऑब्जेक्ट्स का मास है, तो m की वैल्यू पुट कर लें 0.01 का स्क्वायर अपॉन k भी कांस्टेंट है जो कहलाता है कूलम कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंशियल 9। और q² q क्या है, दोनों पे मौजूद चार्ज है, तो q कितना हो जाएगा 20 एक्सपोनेंशियल -6 का स्क्वायर। जब आप कैलकुलेटर में अपनी ये वैल्यूज पुट करेंगे, इसको सही करके लिख लें, और आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो रिलेशन है उसका जो आंसर है वो आएगा 5.4 इंटू 10 की पावर 14। क्योंकि हमने दो फोर्सेस का रेशो लिया है और रेशो कभी भी उसका यूनिट नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर सिर्फ नंबर में होगा और इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा टिपिकल है, लॉजिकल है, तो उसको गौर से समझिएगा, खासतौर पर इसकी डायग्राम को। तो आपके पास ये स्क्रीन पर डायग्राम मौजूद है। एक ट्राइंगल है और उसके 3 कॉर्नर्स हैं। एक कॉर्नर पर चार्ज Q1 रखा हुआ है, एक पे चार्ज Q2 और एक कॉर्नर पर चार्ज Q रखा हुआ है।
जो चार्ज Q1 है उसकी वैल्यू गिवन है 1 माइक्रोकूलम यानी कि 1 एक्सपोनेंशियल -6 कूलम, और क्योंकि इसके साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं है यानी कि इस बात का सबूत है कि Q1 चार्ज कैसा चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। देन हमारे पास सेकंड कॉर्नर पे चार्ज Q2 रखा हुआ है और उसकी वैल्यू है -1 माइक्रोकूलम यानी कि -1 इसको सही करना -1 एक्सपोनेंशियल -6 कूलम, और क्योंकि यहाँ पर Q के साथ नेगेटिव का साइन आ रहा है, ये इस बात का सबूत है कि Q2 चार्ज कैसा चार्ज है, बाय नेचर ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी नेचर कैसी है, नेगेटिव। देन थर्ड चार्ज है Q और उसकी वैल्यू है 4 एक्सपोनेंशियल -6 कूलम, और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो 3 चार्ज मौजूद है हमारे सिस्टम के अंदर। तो आपने करना क्या है, आपने जो ये थर्ड चार्ज Q है ना, आपने इस थर्ड चार्ज Q पे लिखने वाली टोटल फोर्स मालूम करनी है। तो आपने करना है क्या है, आपने टोटल फोर्स मालूम करनी है जो हमारे पास चार्ज Q पे लग रही होगी, आपने उस फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। आप उसको नाम देते हैं FQ का। अच्छा, अगर आप डायग्राम देखें, आपके पास डायग्राम के अंदर जो साइड्स है ट्रायंगल की, आपको साइड्स गिवन है उसकी, ये दो साइड्स 1 मीटर की हैं और जो सेंटर वाली साइड है वो है हमारे पास 0.8 मीटर की। हमने करना है कि हमने इन साइड्स को इस्तेमाल करना है, और उनको इस्तेमाल करते हुए हमने पहले क्या मालूम करना है, हमने पहले मालूम करना है एंगल थीटा। अब देखिए आप लोग, आप इस ट्रायंगल का लेफ्ट वाला पार्ट लें या इस ट्रायंगल का आप राइट वाला पार्ट लें, दोनों सेम है, एक जैसे हैं। आप चाहे लेफ्ट वाला पार्ट लेकर सॉल्व करें या आप चाहे राइट लेकर सॉल्व करें, आपका जो आंसर है, जो थीटा की वैल्यू है, वो क्या आएगी, सेम आएगी। तो उसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि कौन सा पार्ट लेकर सॉल्व करना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं लेफ्ट पार्ट से। तो आप देखिए डायग्राम के अंदर थीटा के सामने क्या होता है, आपके पास परपेंडिकुलर होता है, और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। और तो परपेंडिकुलर और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, और अगर आप यहाँ देखें डायग्राम के अंदर जो नीचे हमारे पास बेस है, तो जो बेस हमारे पास, बेस की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। तो फॉर्मूला हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 0.80 डिवाइड बाय 1, और बल्कि इसके अंदर, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, आप उसको पहले देख लें इसको। यहाँ पर हमारे पास जो इसकी बेस है ना, इस क्वेश्चन में वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन में इसकी बेस भी गिवन है, और बेस हमें क्या गिवन है, अगर आप देखें तो ये हमें गिवन है 0.6 मीटर की, यानी कि ये जो बेस है इसकी, ये है 0.6 मीटर, और ये जो बेस है हमारे पास ये 0.6 मीटर, जो हमने पहले लिखी नहीं थी। तो आप देखिए हमारे पास जो tan थीटा है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हमारे पास, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, वो क्या हमारे पास 0.8, और जो बेस हमारे पास वो क्या हमारे पास 0.6। तो हमने थीटा मालूम करना है, तो tan वजह के इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.8 डिवाइड बाय 0.6। तो आपके पास जो थीटा है, थीटा उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 53 डिग्रीज। यानी कि हमारे पास जो ट्रायंगल की दोनों साइड्स पे जो एंगल है ना, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, इसकी जो वैल्यू है वो हमें कितनी गिवन है, 53 डिग्रीज। अब जो ये ऊपर वाला कॉर्नर है जहां पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहां पे कितना एंगल है हमें ये मालूम नहीं है। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जो ट्रायंगल होते हैं उसके जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर मैं देखूं, ये भी 53 डिग्री है एंगल, ये एंगल भी 53 डिग्री है, तो अगर मैं 180 में से 53 और 53 माइनस कर लूंगा, तो बाकी जो एंगल बचेगा वो यहाँ का आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 180 माइनस 53 माइनस 53, तो क्या आंसर आएगा, 74 डिग्री। यानी कि चार्ज क्यू पर जो एंगल बन रहा है टोटल, वो कितना बन रहा है, 74 डिग्रीज का। अब क्योंकि हमने असल काम करना है फोर्सेस के लिए, हमने काम करना है फोर्सेस के लिए, तो अब फोर्सेस पहले इस सवाल में जो डायग्राम है उसमें पहले फोर्सेस को आप आइडेंटिफाई कर लें। आप देखें पहली फोर्स जो इस चार्ज क्यू पे लग रही है वो कौन लगा रहा है, वो Q1 लगा रहा है,
और Q1 जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, हमेशा वो कैसी होती है? प्लस चार्ज से आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ होती है। तो बिकॉज ये प्लस चार्ज है, तो जो चार्ज Q1 Q पे फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? Q1 से आउटवर्ड, इस तरह। तो इसको मैं नाम दे रहा हूं F1Q का, जो फोर्स चार्ज में लगा रहा है चार्ज Q पे। सेम इस चार्ज Q पे दूसरी फोर्स कौन लगा रहा होगा? ये चार्ज 2 लगा रहा होगा, और बिकॉज ये चार्ज 2 Q2 जो है वो नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो कैसी होती है? वो इनवर्ट होती है। तो जो Q2 फोर्स लगाएगा चार्ज Q पे, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? उस फोर्स की डायरेक्शन होगी Q2 के इनवर्ट, और उसको मैं नाम दे रहा हूं F2Q का। यानी जो फोर्स चार्ज 2 लगा रहा है चार्ज Q के ऊपर, और डायरेक्शन क्या है उसकी? नेगेटिव चार्ज के इनवर्ट। अब हमारे पास F1Q है और F2Q है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए और Q पे टोटल फोर्स को मालूम करने के लिए हम पहले F1Q मालूम कर लेंगे, और फिर हम F2Q की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो इसको जरा नीचे आ जाएं। तो पहले मैं काम कर रहा हूं F1Q के लिए, जो फोर्स चार्ज 1 चार्ज Q पे लगा रहा है। फॉर्मूला क्या होगा? K Q1 पहला चार्ज, Q दूसरा चार्ज, अपॉन R का स्क्वायर। R के इनके बीच का फासला है। K की वैल्यू क्या होती है? 9 एक्सपोनेंशियल 9, और Q1 जो है हमारे पास, Q1 हमें कितना गिवन था? अगर आप देखें ऊपर डाटा के अंदर, तो Q1 गिवन था हमारे पास 1 माइक्रोकूलम, और Q कितना है? 4 माइक्रोकूलम। तो उनकी वैल्यू पुट कर लें, 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 कूलम, 4 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 कूलम, और R। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस हमें गिवन है इनके दरमियान, यानी Q1 और Q के दरमियान, वो हमें कितना गिवन है? 1 मीटर। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप ये वैल्यू पूरी सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो F1Q है उसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 36 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। यानी कि जो फोर्स चार्ज 1 चार्ज Q पे लगा रहा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 36 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 न्यूटन। अब हमें सेम काम करना है चार्ज 2 के लिए। तो F2Q फॉर्मूला क्या होगा? K Q2Q अपॉन R का स्क्वायर। अगेन K की वैल्यू क्या होती है? 9 एक्सपोनेंशियल 9 होती है। जो Q2 है हमारे पास, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास? -1 माइक्रोकूलम। एक बात याद रखिएगा कि जब कूलम्स लॉ के लिए सवाल सॉल्व कर रहे हों, जब कूलम फोर्स का सवाल सॉल्व कर रहे हों, तो जो चार्ज की नेचर होती है ना, प्लस या माइनस, वो हम साथ शामिल नहीं करते। तो खाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 6, 4 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। और आप देखें बिकॉज वैल्यू सेम है तो आंसर भी सेम आएगा, तो F2Q भी हो जाएगा 36 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 का न्यूटन। बिकॉज दोनों फोर्सेस के लिए वैल्यूज तकरीबन सेम थी, तो फोर्सेस का आंसर भी क्या आ रहा है? वो सेम आ रहा है। अब करना क्या है? हमें इन दोनों फोर्स को इस्तेमाल करना है, और इन दोनों को इस्तेमाल करके हमें टोटल रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है चार्ज Q के ऊपर। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? लॉ कोसाइन से आता है। जो टोटल फोर्स होगी चार्ज Q पे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट F1Q का स्क्वायर प्लस F2Q का स्क्वायर माइनस 2 F1Q F2Q कॉस थीटा। ये पूरा हमारे पास फॉर्मूला है जो कहलाता है लॉ ऑफ कोसाइन, और ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे चार्ज Q पे लगने वाली टोटल रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने के लिए। अच्छा, यहां बीच में नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? अगर आप डायग्राम देखें, डायग्राम में आपको नजर आएगा कि जो फोर्स चार्ज 1 लगा रहा है वो ऊपर की तरफ लगा रहा है, वो उसको पुश कर रहा है चार्ज Q को, और जो फोर्स चार्ज 2 लगा रहा है वो नीचे की तरफ लगा रहा है, यानी चार्ज 2 जो है वो Q को नीचे की तरफ पुल कर रहा है। तो एक पुश कर रहा है, एक पुल कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है, तो साइन कौन सा आएगा? माइनस आएगा। तो यहां पर जो है वो इसकी वैल्यू सॉल्व कर लें आप। फोर्स चार्ज Q पे टोटल फोर्स इक्वल हो जाएगी 2 F1Q स्क्वायर के। ये बिकॉज दोनों सेम थे, पहले इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं फिर इसको ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 का स्क्वायर
प्लस 36 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2, बिकॉज दोनों सेम हैं तो ये भी हो जाएगा 36 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 का स्क्वायर कॉस थीटा। अब जो दोनों में डायग्राम देखें अगर आप F1Q और F2Q, इन दोनों फोर्सेस में जो एंगल बन रहा है हमारे पास वो कितना बन रहा है 74 डिग्री का। तो आपके पास जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 74 डिग्री आएगा। अब उसको सॉल्व कर लें आप। Fq जो आपके पास इक्वल हो जाएगा √2 36 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 का स्क्वायर, इसको सही कर लें, माइनस 2 36 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 का स्क्वायर कॉस 74 डिग्री। देन जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस पूरे ट्रायंगल के लिए और इस चार्ज Q के लिए जो टोटल फोर्स आएगी आपके पास, वो फोर्स आएगी आपके पास 0.043 न्यूटन। यानी कि दोनों चार्ज Q1 और Q2 मिला के जो टोटल फोर्स चार्ज Q पे लगा रहे होंगे उसकी वैल्यू क्या होगी 0.043 न्यूटन। और ये आपके पास आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 2 का।